पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि महोषध महोषध शब्द का अगर संधि विच्छेद आप बताओगे तो क्या बताओगे। देखिए एक तो महा हो जाएगा और एक औषध हो जाएगा, यानी कि आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो इसका पता क्या होगा साथियों, प्रत्याघात होगा। अगर आपसे प्रत्याघात का संधि विच्छेद पूछ ले तो ये आपके सामने लिखा हुआ है प्रतिधन आघात, तो दो सवाल यहां से बन रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देखिए देश के लिए भक्ति, यहां पर क्या है, देश के लिए भक्ति है ना। तो मैं कहूंगा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान यानी के लिए, तो तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए अव्ययी भाव समास पता कहां पर होता है, जहां पर शब्द का पहला पद अगर प्रति आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर शब्द का ये ट्रिक है, पहला पद अनु आ जाए या पहला पद बड़ा आ जाए, जैसे कि प्रतिकार, अनुकार, आजन्म ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगर किसी शब्द का पहला पद संख्यावाचक है तो वहां पर द्विगु समास होता है। और अगर बीच में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए आज और कल, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगी। ये तीन बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बहुत शानदार सवाल है, करके साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य में रस क्यों होता है, साहित्य की मिठास पैदा करने के लिए, किसी रस के आनंद के लिए, किसी फल का स्वाद के लिए, या साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति के लिए रस होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यही आपका जवाब हो जाएगा। साहित्य में रस क्यों होता है, साहित्य से मिलने वाली आनंद को अनुभूति करने के लिए होता है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, ये तो आपको बचपन से साथियों पढ़ाता हूं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, मैं कहूंगा ये पूरा एक दोहा है, इसमें कितने चरण है, 1 2 3 4, यानी कि 4 चरण है। तो 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। क्या सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो ये काम अलंकार का है। यानी कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करने का काम करते हैं वही तो अलंकार होते हैं। उसके बाद देखिए करके निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। कहते नहीं है नर्क, तो नर्क कैसे लिखा जाता है, ये तो नरक लिखा हुआ है, ये नर्क लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, एक आपको शुद्ध वाक्य बताना, इसमें से कौन सा। देखिए मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। सही शब्द कौन सा होगा, सॉरी शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, सही वाक्य कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। जटिल का विलोम आपको यहाँ पर साथियों बतलाना है। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, या साथियों मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जटिल है यानी कि कठिन है ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। सरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए जल को हम नीर कहते हैं, जल को हम सलिल कहते हैं, जल को हम अंबु कहते हैं, लेकिन समीर का मतलब होता है साथियों वायु, यानी कि समीर ये जल का पर्यायवाची नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आप जीके जीएस विज्ञान इन सारे सवालों को हम लोग देख लेंगे फटाफट, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी वाली एक क्लास है। ऐसा नहीं साथियों क्योंकि परीक्षा के क्षण आपके बहुत निकट हैं, तो मैं कहूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा, वही कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई 2 होगी। अब ये 3 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है, 2 फुट भी हो सकती है, 3 फुट भी हो सकती है। अगर बहुत बड़ा फ्लैग बनाना है तो उसके लिए साथियों लंबा होगा, मीटर में आएगा। अगर छोटा बनाना है तो उसके लिए फुट में आएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, और इंचेस में भी होता है, छोटे छोटे फ्लैग जो होते हैं ना उसमें फिर इंचेस में होता है। 3 इंच अगर लंबाई है तो 2 इंच चौड़ाई होगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि राखल लीला ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है, तो ये तो असम में किया जाता है। ये बहुत औसम लोक नृत्य है, यानी कि असम में किया जाएगा। उसके बाद देखिए यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, यानी कि यक्षगान ये नृत्य कहां किया जाता है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कह रहे कि जो सिंहेश्वर मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है साथियों, ये पता कहां पर है, ये बिहार राज्य में। लेकिन सवाल आपसे ये है क्योंकि बिहार की परीक्षा है, तो सवाल आपसे ये आएगा कि बिहार के कहां पर है, तो बिहार के मधेपुरा में है साथियों, बिहार राज्य के मधेपुरा में है। कौन सा मंदिर, सिंहेश्वर मंदिर। उसके बाद देखिए मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मुझे बताइए। तो मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें कांचीपुरम में, तिरुपति में, मदुरै में या उज्जैन में, मदुरै में है साथियों। क्या मदुरै में है, मां से मदुरै, मां से मीनाक्षी मंदिर, तो ये भी बात आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है, बताइए।
तो कहाँ पर है साथियों, मैं कह सकता हूँ पश्चिम बंगाल में है। जो नेओरा वैली नेशनल पार्क है ना साथियों, ये पश्चिम बंगाल में है। ये पहले सवाल नहीं आता, लेकिन अभी कुछ साथियों एक आध साल में ये सवाल बहुत पूछा जाने लगा है कि नेओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो केरल में साथियों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मैं कहूंगा आपको याद रखना है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान साथियों पता कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अच्छा, केरल से मुझे याद आया कि आप लोग एक बार बताइए शांत घाटी कहां पर है। क्या साथियों, शांत घाटी कहां पर है? केरल में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में। ये तीन ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैड्रिड कहां की राजधानी है साथियों, बताइए। तो मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं तो ये तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी। मैड्रिड जो है ना, ये स्पेन की राजधानी। सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्पेन देश की राजधानी का नाम बताइए, तो फिर मैड्रिड आपको बता देना है। अगला सवाल देखिए, कह रही है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी साथियों ब्यूनस आयर्स है। क्या है अर्जेंटीना की राजधानी? ब्यूनस आयर्स है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर, सरयू या यमुना? तो मैं कहूंगा सरयू नदी के तट पर स्थित है साथियों अयोध्या नगरी। ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर साथियों डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। कौन सा शहर साथियों? डिब्रूगढ़ शहर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे कि किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? ट्यूरिन को, वॉशिंगटन डीसी को, शिकागो को या सैन फ्रांसिस्को को? तो आपका जवाब साथियों सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को को ही स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो किस नगर, कौन सा नगर की अगर बात करें, मैं कहूंगा न्यूयॉर्क की बात करें तो ग्रेट व्हाइट वे भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, और ब्रॉडवे के नाम से भी साथियों न्यूयॉर्क को ही जाना जाता है। अगला सवाल कह रहे ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका ये किस शहर में स्थित है? यानी कि ये एक चर्च है, क्या सेंट पीटर्स बेसिलिका ये चर्च है, तो ये पता कहां पर स्थित है? ये वेटिकन सिटी में स्थित है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, रेड स्क्वायर साथियों कहां पर स्थित है? कश्मीर, मॉस्को, रूस या न्यूयॉर्क? तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, ये रूस के मॉस्को में स्थित है। मतलब है तो मॉस्को में, लेकिन रूस अगर ऑप्शन में आता है तो रूस भी आप लोग लगा देंगे। तो रूस के मॉस्को में स्थित है रेड स्क्वायर, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अगर आपका जवाब नई दिल्ली है तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? तो ऊंट अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। तो बीकानेर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बौद्ध धर्म जो त्रिरत्न है ना, आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, तो त्रिरत्न इसमें से साथियों क्या है? क्या सत्य, अहिंसा, दया है, प्रेम, करुणा, क्षमा है, बुद्ध, धम्म, संघ है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है ये बुद्ध, धम्म और संघ है। आंसर आपका सी हो जाना चाहिए। कह रहे कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों श्रीगुप्त, आपको याद रखना है श्रीगुप्त कहां पर लिखे? ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए हैं। यही कौन थे साथियों? यही आपके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो गुप्त वंश की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है साथियों पाटलिपुत्र जो था ना, ये गुप्त वंश की राजधानी था, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि तराइन का प्रथम युद्ध के बीच लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? सबसे पहली बात आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में, और किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो साथियों किसके किसके बीच लड़ा गया था एक बार मुझे बताइए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही साथियों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, लेकिन कब लड़ा गया था ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। कह रहे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तालीकट की लड़ाई लड़ी थी, चंदेरी, चौसा या तराइन? तो अभी तो मैंने आपको बताया था साथियों तराइन का जो प्रथम लड़ाई हुई थी, पहला युद्ध हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था बताइए। तो ये भारत साथियों कब आया था? ये 1498 में भारत आया था, ये बात आपको साथियों याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो किसने हस्ताक्षर किए थे साथियों आपसे पूछा जा रहा है। सिराजुद्दौला के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर, सिराजुद्दौला ने ही हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था?
तो मैं कहूंगा मैसूर की अगर हम बात करते हैं तो मैसूर नामक स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। उसके बाद देखिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई और किनके द्वारा की गई। तो कब की गई थी, 1839 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इस पुस्तक के लेखक हैं, है ना। तो ये आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अल्वार्ट के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण या मालवीय के कारण। मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता थी तो कर्नल एच.एस. अल्वार्ट के कारण थी। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है, यानी कि जो सीमा सड़क संगठन है ये किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत या उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या संचार मंत्रालय। तो सीमा सड़क संगठन तो साथियों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थित है। तो ये तो साथियों कलपक्कम में स्थित है। कहां पर, कलपक्कम में स्थित है, आपको याद रखना है। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, तो ये तो सवाल बहुत जरूरी है साथियों। सूर्य से दूर होती है, बिल्कुल साथियों सूर्य से दूर होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, सूर्य से दूर होती है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है राज्यों के संघ की कल्पना को, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो ये काम किसने किया है, ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये काम किया है। इसलिए इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने माना, तो किसने माना साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को एक पवित्र दस्ता माना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं, मैं कहूंगा कल्याणकारी राज्य ये संविधान का दर्शन है, समाजवादी राज्य ये भी है, और राजनीतिक समानता ये भी है, लेकिन साम्यवादी राज्य ये नहीं है। तो यही आपका सातों सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। तो किस भाग की बात चल रही है, मैं कहूंगा भाग 1 की बात चल रही है। भाग 1 हमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो अनुच्छेद 3 आपके सवाल का जवाब होना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 3 लिखा कहां पर है, ये देखिए जरा 923 ये लिखा हुआ है साथियों ऑप्शन नंबर सी में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 3 भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा भाग 8 जो है ना साथियों, ये केंद्र शासित प्रदेशों से ही संबंधित है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि गैल्वेनोमीटर का संबंध जैसे विद्युत धारा से है, वैसे ही ग्राफोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। तो भैया जैसे गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को माप सकता है, ग्राफोमीटर साथियों कोण को चेक कर सकता है। इसलिए आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे दुर्लभ तत्व इसमें से कौन सा है, 4 तत्वों में से सबसे दुर्लभ तत्व साथियों एस्टेटिन है। क्या है, एस्टेटिन है। एस्टेटिन आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। किस तत्व कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, मैं कहूंगा सिलिकॉन की बात चल रही है। सिलिकॉन तत्व जो है ना ये एक उपधातु है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च नमी सामग्री के साथ नरम होता है। तो मैं कहूंगा साथियों लिग्नाइट की बात चल रही है। लिग्नाइट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है। तो साथियों किसकी बात चल रही है, आपको याद रखना है कि केरोसिन की बात चल रही है, यानी कि केरोसिन ईंधन का ऊष्मीय मान जो होता है वो पेट्रोल के बराबर होता है। आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल कह रहे हैं साइटोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है, यानी कि किसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मैं कहूंगा कोशिका के अध्ययन को, सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के गोल्जिकाए में संग्रहित रहता है, कोशिका द्रव में, प्लाज्मा झिल्ली में या साथियों केंद्रक में। तो इन 4 ऑप्शन में से केंद्रक आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि डीएनए मुख्य रूप से साथियों कोशिका के केंद्रक में ही संग्रहित रहता है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो ये शब्द साथियों किसके द्वारा, कार्ल बेंडा के द्वारा ये शब्द दिया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए
कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। तो इस सवाल का जवाब आपका साथियों क्या होगा, विटामिन ए आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि कौन से विटामिन की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया नामक साथियों रोग हो जाता है। तो विटामिन B12 की कमी से व्यक्ति में साथियों कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है जिसको रक्त अल्पता रोग कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर घर खेत स्वस्थ अभियान शुरू किया है। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा अभियान, हर खेत स्वस्थ अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो ये साथियों करंट अफेयर के सवाल आप लोग देख लीजिए, है ना। करंट अफेयर के सवाल अब मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। कह रहे कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों चीन देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। अगला सवाल कह रहे कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो शिखर धवन यहाँ पर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा क्योंकि इनको ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल सही साथियों, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ है। कह रहे हुरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। तो किसको किया है साथियों, नारायण को किया है, यानी कि डॉक्टर राज पी नारायण को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है हारून इंडिया ने। अगला सवाल कह रहे कि सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सेबी के द्वारा मित्रा नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सही जवाब आपका भी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहां मनाया गया है। तो साथियों कहां मनाया गया है ये अब आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो आपको याद रखना है साथियों, दरभंगा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस जो है ना, ये दरभंगा में मनाया गया है। राइट आंसर आपका डी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो किस जिले की बात चल रही है, सारण जिले की बात चल रही है। यानी कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी ये आपको बताने। तो कहाँ पर हुई थी साथियों, गया में भगवान गौतम बुद्ध को साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो वो कौन सा वर्ष था, वो 1929 का वर्ष था जब जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद देखिए बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त की गई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1950 में, क्या साथियों 1950 में ही जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था बिहार से। और अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम कुमार गुप्त था और कुमार गुप्त ही साथियों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर साथियों ये मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बख्तियार खिलजी ही बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आपसे यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर साथियों आपके सामने जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो मैथ के क्वेश्चन साथियों आपके सामने से चलेंगे। तो अगर आप साथियों अपनी मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो इन सभी मैथ के 10 सवालों को आप लोग देखिएगा और आपकी तैयारी साथियों तगड़ी हो जाएगी। समझ लीजिए 10 सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो कह रहे कि एक कमरा है, इसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, इतनी 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 है। तो कह रहे कि कमरों के चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो साथियों इसका सूत्र क्या होता है, कमरे की या किसी भी कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये मैं आपको साथियों बता देता हूँ। देखिए 2h, h क्या हो गई, ऊंचाई हो गई है ना, और अंदर क्या आ जाएगा साथियों, लंबाई आ जाएगा। और साथियों क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर बात करें एक सेकेंड, अंदर क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा साथियों, चौड़ाई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए अब इसको साथियों कैलकुलेट कर लो। 2h यानी कि h कितना है, 35 मीटर है, तो 35 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 70 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा साथियों, 45 हो जाएगा। यानी कि अब आपको 45 की गुणा 70 से कर लेनी है। तो 45 की गुणा साथियों हम 7 से कर दे रहे हैं और फिर 0 जोड़ देंगे। 7 पंजे 35, 0 लगा दिया। देखिए हमने 7 पंजे 35, 7 चौक 28, बोलो तो 31, यानी कि 3150 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ जाएगा
साथियों 3150 मीटर स्क्वायर ये दीवार का, कमरे की चारों दीवार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 आता है, शेषफल 21 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, उस सूत्र की मदद से साथियों ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एक सूत्र होता है साथियों, वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा साथियों, भाज्य बराबर भाजक गुणा क्या साथियों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, है ना, भागफल और प्लस क्या हो जाएगा साथियों, शेषफल हो जाएगा। इस सूत्र की मदद से इस टाइप के सवाल को आप कर सकते हो, है ना, इस टाइप के सवाल को साथियों आप बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, आपको साथियों भागफल दे रखा है, भागफल कितना दे रखा है साथियों, 55 दे रखा है, ठीक है। आपको शेषफल दे रखा है, शेषफल कितना दे रखा है साथियों, 21 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, भाजक आपको निकालना है, भाजक साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है ना, भाजक यहाँ पर। और भाज्य की जब हम बात करते हैं तो भाज्य साथियों ये 15,971 है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, 15,971 हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये बराबर के उधर है 21, यानी कि इधर आएगा तो इसमें से घटेगा, यानी कि 15,971 में से 21 घटाइए, 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 9 5 1 यानी कि 15,950 आ गया, 15,950 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, बराबर भाजक गुणा 55। अब 55 साथियों ये नीचे इसके आ जाएगा, है ना, और बराबर क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आपका आंसर होगा, 5 से कट करेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 45, 0 लग गया। क्या अब ये 11 से कट होगा साथियों, देखिए जरा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 9 जाएगा, 99 हो जाएगा, 11 99 यानी कि 290 बचता है। तो भाजक कितना आपका बचा साथियों, भाजक की अगर बात करें यहाँ पर साथियों 290 बचा। 290 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो ये सवाल बहुत शानदार था साथियों, अगर आपकी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगले नंबर का सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस सवाल को बताइए कि जवाब आपका क्या हो। कह रहे कि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए, यानी कि 13:14 अनुपात हो जाए। 7 और 9 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, मैं कहूंगा साथियों 7 में भी आप x जोड़ दीजिए और 9 में भी आप x जोड़ दीजिए ताकि ये अनुपात 13:14 हो जाए। तो हमें कुल मिला के यहाँ पर x का मान निकालना है कि x बराबर क्या होगा। देखिए बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 14 की 7 से कराएंगे, 14 7 98 हो जाएगा, प्लस आपका 14 x हो जाएगा, बराबर 13 की साथियों 9 से कराएंगे तो 13 निमा साथियों 117 हो जाएगा, 13 x हो जाएगा। अब इधर है 14 बराबर के उधर है 13, इधर आएगा बराबर के तो 14x माइनस 13x यानी कि x हो जाएगा। खाली 14 में से x जाएगा, 14x में से 13x जाएगा, 1x से तो बचेगा, बराबर ये 117 बराबर के उधर है 98, इधर आएगा तो माइनस का 98 हो जाएगा। अगर आप 117 में से 98 को घटाओगे तो 19 बचेगा, 19 बचेगा यानी कि x बराबर 19 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर 7 में आप 19 जोड़ दें और 9 में आप 19 जोड़ दें तो जो अनुपात आएगा 13:14 आएगा। ये एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिए 13 + 19 और 9 + 19। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 28, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एक सेकंड कुछ गलती है क्या, 7 19 9 19, अच्छा अच्छा ये 28 नहीं होगा भाई साहब, एक सेकंड, ये आपका 26 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका साथियों बोले तो 29 28 ये हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, यही अनुपात आएगा। देखिए 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, देखिए आया वही अनुपात 13:14। तो कुल मिला के साथियों x का मान निकल आकर आ चुका है 19 हो जाएगा, यानी कि 7 और 9 में प्रत्येक में से 19 संख्या अगर जोड़ दी जाए तो साथियों दोनों संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, फिर सबसे छोटी संख्या बताना है 6 अंकों की, और फिर उनको जोड़ देना है आपस में। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, मैं कह सकता हूँ साथियों 9 बार लिख, 6 जो 6 है ना, 6 बार लिख दीजिए साथियों, 9 9 9 9 है ना, तो 6 बार मैंने लिख दिया 9 9 9, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है तो 1 लिखिए और 0 0 0 0 0 लिख दीजिए, ये सबसे छोटी संख्या होगी। इनको आपस में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 9 9 9 और 9 और 9 और 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि 10 99 99 9 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 10 99 99 साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि 10,99,999 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए
यानी कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े निकाले जा सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर लिख दूं 100 नंबर, 100 सेंटीमीटर लंबी छड़, और यहाँ पर लिख दूं 10 सेंटीमीटर लंबी छड़, यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबी छड़ में से अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो हमें दोनों नंबर का भाग कराना होगा। तो मैं कहूंगा साथियों 10 टुकड़े निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे ही तो साथियों इसकी भाग इससे कराना है, यानी कि 960 की भाग आपको 17 से करानी है, आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। 17 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 85 हो जाएगा, 10 जाएगा 100 हो जाएगा, 17 पंजे 85, है ना। तो और बढ़ाओ साथियों, है ना, कितना हो जाएगा साथियों, 17 पंजे 85, 17 छंग आपका ज्यादा हो जाएगा, 100 से 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम बोला गया है ना, अधिकतम बोला गया है तो हम 56 लगा देंगे। लेकिन अगर, है ना, दिक्कत होती तो दिक्कत, कोई दिक्कत, 56 यहाँ पर सातु है तो 56 आपका, क्योंकि 55 हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 2 ही तो कम पड़ना है, ये 100 है, 2 कम पड़ना है 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ से सटीक 17 सेंटीमीटर वाले ज्यादा से ज्यादा 56 टुकड़े निकाले जा सकते हैं। तो 56 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन सा तो आपकी स्क्रीन पर है। कहने के लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, हर साल 20% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए अभी कितनी है, 8,47,000 अभी इसकी जनसंख्या है। अच्छा 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ेगी ना, यानी कि 120% हो जाएगी। उसके बाद कितनी अगले साल में बढ़ेगी, फिर 120% हो जाएगी, क्योंकि 2 साल की कही गई है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगी। देखिए 20 से कट करेंगे 20 छंग और 20 पंजे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर कट करेंगे ये 2 0 से यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। और इससे अगर कट करेंगे इसको 5 दूना 10, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी कि अब आपके सामने कितना आ चुका है, आपके सामने 24 गुणा 6, इसको आपको कैलकुलेट करना और आंसर आपको मुझे बता देना है। चलिए तो सबसे पहले 24 की गुणा हम 6 से कर लेते हैं, 6 चौक आपका 24 हो जाएगी, 6 दूना 12, 13 14, यानी कि अब आपको साथियों 847 की गुणा 144 से कराना और फिर 1 जोड़ देना इसमें। देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 चौक 16, 17 18 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 1 आपका 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही 8 8 3 और 3 लिखना है, एक और बार लिखना है साथियों, 7 4 8 यहाँ पर लिखना है। 8 आ गया, 0 लगाना था, 0 लगा दिया हमने, देखिए ये वाला। और उसके बाद 8 8 16 हो गया, है ना, ये 15 हो जाएगा और 4 19 हो जाएगा। फिर हासिल क्या निकला, 3 3 6 और 10 11 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 12 हो जाएगा। यानी कि नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, 12,19,680, 12,19,680 तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे के 3506 ये अंक हैं, इन अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। मतलब इन 4 नंबर्स का आपको इस्तेमाल करना है और सबसे छोटी संख्या आपको कुल मिला के यहाँ पर बता देना है। देखिए चलिए क्या हो सकता है साथियों, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 0 का इस्तेमाल कब होता है, जब नंबर्स के बाद इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तो साथियों इसको हम 356 भी लिख सकते हैं और इसको 536 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कहाँ 0 का इस्तेमाल हुआ, 0 लगना चाहिए बीच में, तो यह तो आंसर नहीं हो सकते। अब एक तो ये बड़ा है और एक ये बड़ी संख्या है। देखिए ये है 3056 और ये है 3506, तो कुल मिला के छोटी कौन सी संख्या हुई, ये छोटी संख्या हुई, क्योंकि ये नंबर तो इसमें भी आ रहे थे लेकिन ये संख्या इससे बड़ी है, ऑप्शन नंबर ए वाले से बड़ी है। तो इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा साथियों। यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे कि 2 संख्याओं के मासापा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 75 और 420 हैं। यानी कि अगर साथियों HCF यहाँ पर आपको जो बताया गया है वो 75 है और LCM यहाँ पर साथियों आपको जो बताया गया है वो कितना है, वो आपका 450 है, ठीक है, वो 450 हो जाएगा। कह रहे कि यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। अब आपको पहली संख्या भी पता होना चाहिए, आपको दूसरी संख्या भी पता होना चाहिए। तो पता कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको बताया गया है यदि पहली संख्या हम मान लेते x है, पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए 3 से विभाजित किया तो भागफल कितना आया, 75 आया। तो हम तो अब पहली संख्या बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 3 की गुणा 75 से कर दो 225 आएगा। यानी कि पहली संख्या तो हमें ऐसे ही ज्ञात हो गई 225 है, तो पहली संख्या कितनी होगी, 225 है। दूसरी संख्या बताना है, यही तो पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं साथियों, वही वाला अपना सूत्र आप लोग लगा दीजिए।
वही वाला सूत्र आप लोग लगा दीजिए कि HCF गुणा, है ना, क्या लगाएंगे, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या और साथियों दूसरी संख्या लगा दीजिए। LCM HCF आपको पता है 75 गुणा 450 हो जाएगा, बराबर पहली संख्या कितनी है, 225 है। आपको दूसरी संख्या यहाँ पर बताना है, इसको कैलकुलेट कर डालिए। देखिए अगर इसको देखिए कैसे कट होगा, 75 गुणा 450 आपका आ गया, बटे में आपका क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, बराबर ये आपकी दूसरी संख्या आपको यहाँ पर निकालना है। इसको कट करिए, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 5 से कट करेगा 2 आएगा, यानी कि 75 की 2 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 75 की 2 से गुणा कराओगे 150 आ जाएगा। तो आपकी दूसरी संख्या साथियों कितनी निकलेगी, 150 निकलेगी। और 150 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों 10 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इंग्लिश के, है ना। तो 10 सवाल ही आपके एग्जाम में आएंगे और 10 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। कहने के साथियों एक ईडियम यानी कि मुहावरा है, इसका मतलब आपको बताना है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है साथियों, रेनिंग हैविली यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होना, भारी वर्षा होना। तो अगर ये ईडियम आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है साथियों, रेनिंग हैविली होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि इट इज ए वेल नोन फैक्ट, है ना, यानी कि ये एक अच्छा जाना माना फैक्ट है, दैट एयर पॉल्यूशन हैज ए टेरेबल, है ना, यहाँ पर अभी खाली जगह है, टेरेबल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल, मतलब लोगों के स्वास्थ्य पर एक भयानक क्या पॉल्यूशन होता है। तो इफेक्ट आएगा, शॉक आएगा, प्रॉब्लम आएगा या साथ फोर्स आएगा, तो यहाँ पर इफेक्ट आएगा, यानी कि इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट एयर पॉल्यूशन हैज ए टेरेबल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। अब आपको बताना है एप्रोप्राइट एंटोनिम्स, यानी कि एंटोनिम्स बताने आपको परसिस्ट वर्ड का। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है साथियों परसिस्ट। अब बात ये आती है कि परसिस्ट का मतलब क्या होता है, कहते नहीं कि भाई लगे रहो, अपने काम में लगे रहो, यानी कि परसिस्ट रहो। तो कुल मिला के इसका एंटोनिम्स आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है। देखिए इंक्लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, इंक्लाइन मतलब होता है साथियों झुकाना, तो झुकाना तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। इनेबल की अगर बात करें साथियों, इनेबल यानी कि सक्षम होता है कि मैं इस काम के लिए सक्षम हूँ, इनेबल हूँ, है ना। कन्विंस की साथियों जब हम बात करते हैं तो भरोसा दिलाना इसको कहा जाता है, क्या इसको कहा जाता है साथियों, भरोसा दिलाना, है ना। और ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो डिसकॉन्टिन्यू, देखिए डिसकॉन्टिन्यू का मतलब होता है, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है साथियों, लगातार कह सकते हैं, है ना, या चलते रहना, कॉन्टिन्यू एक तरीके से। लेकिन डिसकॉन्टिन्यू का मतलब होता है साथियों किसी चीज को बंद कर देना या किसी चीज को रोक देना, क्या रोक देना। तो मैं कह सकता हूं साथियों परसिस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और डिसकंटिन्यू आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के एप्रोप्राइट एंटोनिम्स, फिर से आपको एंटोनिम बताने साथियों डमी वर्ड का। तो डमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, डमी कहते हैं साथियों नकली चीज को, किसको, नकली चीज को कहा जाता है डमी। अब इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि नकली का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों, असली हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा वर्ड आप लोग बताइए जिसका मतलब होता है साथियों असली। तो यहाँ पर साथियों ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओरिजिनल का मतलब क्या होता है साथियों असली होता है। लेकिन डुप्लीकेट की अगर बात करें, डुप्लीकेट का मतलब वही होता है, कॉपी भी नहीं, है ना, काउंटर फिट भी नहीं होगा। मैं कहूँगा ओरिजिनल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे द सिस्टम, है ना, ऑपरेट ऑन बैकअप बैटरी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, तब जो सिस्टम है ना ये एक्टिवेट हो जाता है ऑन बैकअप बैटरी, जो मतलब बैटरी का बैकअप हुआ है ना, बैटरी वही है एक तरीके से, बैकअप उसका हुआ है तो वो शुरू हो जाती है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑपरेट आएगा, एक्टिवेट आएगा, ड्राइव आएगा, कंट्रोल आएगा। मैं कहूँगा यहाँ पर साथियों ऑपरेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, ऑपरेट, यानी कि द सिस्टम ऑपरेट हो जाता है ऑन बैकअप बैटरी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि द साउंड ऑफ एन एलिमेंट्स मेक्स, यानी कि जो एलिफेंट्स होते हैं ये कैसा साउंड निकालते हैं, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रे, ब्रे का मतलब क्या होता है साथियों मसलना, है ना। तो क्या ऐसी आवाज निकालते हैं, मसलना। ग्रंट की अगर बात करते हैं, ग्रंट की आवाज कैसी होती है साथियों, घुरघुर, क्या घुरघुर, ग्रंट की आवाज की अगर बात करें घुरघुर होती है। और ये किसकी आवाज होती है साथियों, सुअर की आवाज होती है ना। सुअर की आवाज को कहते हैं ग्रंट, ये एलिफेंट की आवाज नहीं होती है। अब लॉ की अगर बात करें साथियों, लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है साथियों, धीमा है, स्लो है। लेकिन हाँ ट्रम्पेट वर्ड की अगर बात करते हैं साथियों, ट्रम्पेट कहा जाता है किसको, चिंघाड़ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, चिंघाड़ना एक तरीके से यहाँ पर ये कहा जाएगा।
तो कुल मिला के एलिफेंट्स की आवाज जो बनाते हैं वो ट्रम्पेट बनाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के ए पर्सन हु वॉक्स हिज या हर स्लीप, यानी कि अपने सोते में वो चलता हो, एक ऐसे बंदे को साथियों क्या कहा जाएगा? कुल मिला के ये आपको फटाफट बताना है, बताइए। अच्छा देखिए यहाँ पर एथिस्ट लिखा हुआ है। एथिस्ट मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको साथियों नास्तिक कहा जाता है, ये बात आप भी जानते हैं, है ना। और एक्सोर्सिस्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, जादू टोना करने वाले को क्या कहा जाता है? क्या जादू टोना जो करता है ना, जादू टोना करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? एक्सोर्सिस्ट कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अच्छा यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जवाब क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। चलिए, सोमनैम्बुलिस्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सोते में चलता है उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको नींद में चलने वाला कहता है। और नींद में चलने वाले की इंग्लिश क्या होती है? सोमनैम्बुलिस्ट होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी कि किसी फ्रेज या किसी वर्ड की शॉर्टेंड फॉर्म को साथियों क्या कहा जाता है? तो इसको एब्रीविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको एब्रीविएशन कहा जाता है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि टॉयल का आपको मीनिंग एक तरीके से यहाँ पर साथियों बताना है। फटाफट बताइए। तो टॉयल की अगर बात करें ना, पता क्या होता है साथियों? इसको कहते हैं कठिन परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना इसको कहते हैं ना। कठिन परिश्रम को क्या कहा जाता है साथियों? टॉयल कहा जाता है। इसका सेम मीनिंग लगभग लगभग आपको बताने क्या होता है, फटाफट बताइए। चलिए चलिए, तो यहाँ पर अगर देखिए हम लोग बात करें कि इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें, क्लिम्ब। देखिए कठिन परिश्रम जैसा ही वर्ड आपको बताने, क्लिम मतलब क्या होता है साथियों? चढ़ना होता है, तो ये क्या हो सकता है? रेस्ट मतलब आराम करना होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और स्वेट मतलब क्या होता है साथियों? पसीना बहाना, एक तरीके से कह सकते हैं पसीना। ड्राइव मतलब क्या होता है? चलाना होता है। तो सबसे ज्यादा मेहनत किस वाले ऑप्शन में लग रही है? स्वेट, पसीना बहाया जा रहा है, पसीना पसीना हुआ जा रहा है, यानी कि कठिन परिश्रम किया जा रहा है। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि कीन का आपको सिनोनिम बताना है क्या होता है। देखिए कीन की अगर हम बात करें ना, तो इसको पता क्या कहा जाता है? उत्सुक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्सुक कहा जाता है। तो उसमें से किस वर्ड का मतलब होता है साथियों? उत्सुक। तो आइगर की अगर बात करते हैं साथियों, एगर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी उत्सुक ही होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किस वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है साथियों, मुझे बताइए। देखिए इंजरी यहाँ पर लिखा हुआ है। इंजरी का मतलब क्या होता है साथियों? चोट होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर साथियों थ्रस्ट लिखा हुआ है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कहीं ना कहीं थ्रस्ट का मतलब धमाका भी होता है ना। धमाका भी होता है साथियों, है ना। और कहीं कहीं पर आक्रमण भी लिखा होता है कि इसका मतलब आक्रमण होता है। उसके अलावा शील्ड की जब हम साथियों बात करते हैं तो एस एच ये गलत लिखा हुआ है। आई पहले आना चाहिए, ई बाद में आना चाहिए। वैसे इसका मतलब होता है साथियों कवच, शील्ड। और अटैच का मतलब क्या होता है साथियों? आपको ही पता है। अटैच का मतलब जुड़ाव एक तरीके से। तो कुल मिला के शील्ड की स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ये शील्ड की सही स्पेलिंग है। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब कुछ सवाल रह गए हैं साथियों, उनको भी आप लोग देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो यह बात आपको मालूम है साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक है। अगला देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण या कर्नल एच एस अल्वार्ड के कारण? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, कर्नल एच एस अल्वार्ड के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है, तो ये साथियों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए ये हो सकता है शायद रिपीट क्वेश्चन है ना, लग रहा है आपको भी। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कलपक्कम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बात आपको बताई थी मैंने, बुध ग्रह है। उसके बाद देखिए, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर वाली दिशा में होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया अमेरिका देश के संविधान से। ब्रिटिश, मैंने वहां पर बताया था अमेरिका नहीं साथियों, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से साथियों ये प्राप्त है। आंसर आपका। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।